नमस्कार साथियों, मिट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज सिराथू कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। भाई जो है चलो आज जो है देखते हैं कक्षा 11 आज फिजिक्स शुरू करेंगे। भाई फिजिक्स की पहली क्लास ही शुरू करेंगे, चूँकि जो है अभी तक फिजिक्स की क्लासें नहीं लगी हैं 11वीं में, तो फिजिक्स की क्लास शुरू करेंगे। फिजिक्स क्लास में जो है हम पहला अध्याय शुरू करेंगे विमीय विश्लेषण का। तो विमीय विश्लेषण पहला चैप्टर शुरू करेंगे। तो विमीय विश्लेषण में शुरुआत होगी। देखो भाई इसमें हम पढ़ेंगे क्या, सभी लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा। पिछला थोड़ा सा इसमें हमने जो 9th में पढ़ा है, जो 9th में कुछ चीजें पढ़ ली हैं उसको रिपीट करेंगे, तभी उसी से रिलेटेड 9th वाली से रिलेटेड ही हमारा क्या है, ये विमीय विश्लेषण चैप्टर है। इसमें विमीय विश्लेषण में सूत्र बहुत उपयोगी हैं भाई, क्योंकि इसमें जो है सूत्र यूज होते हैं। जो फिजिक्स के फार्मूले हैं छोटे छोटे, जैसे जो है बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है बराबर m/a होता है, इस तरह के वेग और चाल वगैरह के जितने फार्मूले हैं ये क्लियर होने चाहिए। इस क्लास में हम उसी फार्मूलों पर चर्चा करेंगे थोड़ा सा, और जो है क्रम से चलेंगे इसमें जो है। तो विमीय विश्लेषण शुरू करने से पहले इसमें जो है देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक रखे हुए हैं। तो इसमें जो है हमें 9th में बताया था कि 9th में क्या चीजें पढ़े थे। 9th में 7 मूल राशियां और उनके मात्रक पढ़े थे। यहां पर क्या ऐड हो जाएगी, 7 मूल राशियां, मात्रक, और साथ में क्या हो जाएगा, वीमा आ जाएगा। वीमा में बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होती है भाई। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले भौतिकी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये जो है टॉपिक है हमारे पास क्या, भौतिकी। तो भौतिकी क्या होती है, भौतिक विज्ञान की परिभाषा देखते हैं। भौतिक विज्ञान इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, फिजिक्स कहते हैं, PHYSICS फिजिक्स। तो फिजिक्स जो है बिल्कुल ध्यान देंगे भाई थोड़ा सा। फिजिक्स ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया है। फिजिक्स ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकृति। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकृति। इसी आधार पर बिल्कुल ध्यान देंगे थोड़ा सा भाई, इसको हम नोट कर लेने के बाद समझा रहे हैं। तो यहां से फिजिक्स किस भाषा में लिया गया, फिजिक्स ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया है। फ्यूसिस एक शब्द होता है, फ्यूसिस एक टर्म होता है, जो कि कहां का होता है भाई, ग्रीक भाषा का होता है। और इसी से क्या निकल के आया है, इसी से निकल के आया हमारा क्या, फिजिक्स। तो फिजिक्स कहां से लिया गया, किस शब्द से लिया गया, फ्यूसिस शब्द का विस्तार रूप है। तो फिजिक्स ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रकृति होता है। तो इसी आधार पर देखेंगे भाई, इसी आधार पर वैज्ञानिक अरस्तु के अनुसार फिजिक्स की परिभाषा क्या बनती है। वैज्ञानिक अरस्तु के अनुसार बिल्कुल ध्यान देंगे भाई, इतना समझ में आया ना सभी को। यहां से देखो फिजिक्स कहां से लिया गया, फिजिक्स ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रकृति। इसी आधार पर इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फ्यूसिस का शाब्दिक अर्थ प्रकृति होता है। प्रकृति तो समझ रहे हैं ना भाई सभी लोग। प्रकृति का मतलब जो है ऊपर हमारे जो है, जो आंखों से समझ में आ रहा है, जो दिख रहा है, जो हमारे दिख रहा है, जैसे ये पेन हो गया, ये प्रकृति में हमारे पास उपलब्ध पहाड़ हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये सारी चीजें क्या होती है, प्रकृति कहलाती हैं। इसी आधार पर वैज्ञानिक अरस्तु के अनुसार क्या है, वह विषय जिसमें प्रकृति के नियमों
तथा घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति के नियमों तथा घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी कहलाता है। भौतिकी कहलाता है। तो भाई ये परिभाषा जो है जनरली ध्यान रखना है हमें। तो जो है एक बार हम क्लियर कर दे रहे हैं। फिजिक्स जो है ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रकृति होता है। इसी आधार पर वैज्ञानिक अरस्तु के अनुसार क्या परिभाषा निकल के आती है, वह विषय जिसमें प्रकृति के नियमों तथा घटनाओं का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। अब हम आपको बता दें, अब इसमें जो है कंडीशन क्या, प्रकृति के नियमों, तो प्रकृति में कुछ नियम है। जैसे क्या है, कोई कण है हमारे पास, कोई जो है पिंड है, वो कुछ ना कुछ अपना निश्चित चाल से चलता है, या कोई मनुष्य है वो किस नियम से चल रहे हैं, नियम के विरुद्ध तो नहीं चल रहे। तो इसमें जो है जितने चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये नियम बने हैं, जो समाज में नियम बने, जो प्रकृति में नियम बने हैं, उनका अध्ययन करना है। जब द्रव्यमान, गति वगैरह का अध्ययन करना है, और घटनाओं का अध्ययन करना है, उनसे संबंधित जो घटनाएं होती हैं उनका भी अध्ययन करना है। तो हमें क्या कंडीशन क्या बनेगी यहाँ से, जो है वह विषय जिसमें प्रकृति के नियम, हो चूंकि ये फ्यूसिस का मतलब होता है सीधा प्रकृति, फिजिक्स ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रकृति। फिजिक्स ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई, प्रकृति होता है। इसी आधार पर वैज्ञानिक अरस्तु ने क्या बताया कि वह विषय जिसमें प्रकृति के नियमों तथा घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहलाते हैं, भौतिकी कहते हैं। और इसके बाद जो है एक जो है परिभाषा, इसी से हम जनरली परिभाषा जो आपके समझ में आए थोड़ा सा देख लेते हैं। बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई। भौतिकी में जो है, भौतिकी में किसका अध्ययन किया जाता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। भौतिकी में किसी वस्तु को ऐसा विज्ञान जिसमें जो है, जिसमें किसी वस्तु के बाह्य कारकों का अध्ययन किया जाए। बिल्कुल ध्यान दें भाई, ऐसा विज्ञान जिसमें किसी वस्तु के बाह्य कारकों का, जैसे क्या है कि ये मान लो कोई हमारे पास वस्तु रखी है, कोई वस्तु रखी है, इसके बाह्य कारक क्या हो जाएंगे, बाह्य कारक हो जाएगा द्रव्यमान हो गया। इसके बाद ये जब चलेगा, बिल्कुल ध्यान रखना भाई, जब चलेगा आगे किस वेग से चल रहा है, और यहां से जो है ये बिल्कुल ध्यान रखें भाई, किस वेग से चल रहा है, और इसका जो है इस पे जो है चलने में कितना घर्षण बल लग रहा है। चूंकि तल है तो कुछ ना कुछ घर्षण बल लगेगा, घर्षण बल कितना लग रहा है, ये सारे ऊपरी अध्ययन करते हैं। किसी वस्तु के बाह्य कारकों को जो अध्ययन करते हैं, बाह्य चीजों का, द्रव्यमान हो गया, वेग हो गया, घर्षण हो गया और चाल हो गया, और इसके बाद जो है बल कितना लग रहा है। यदि हमें इसमें धक्का लगा दें, इस वस्तु में धक्का लगा दें तो कितना बल लग रहा है, तो बल कितना हो गया, और बल लगाने पर हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है। तो किसी वस्तु के बाह्य कारकों का अध्ययन किस विषय में किया जाता है, भौतिकी में किया जाता है। वह विषय जिसमें किसी वस्तु के बाह्य कारकों का अध्ययन किया जाए उसे क्या कहते हैं, हम भौतिकी कहते हैं। वह क्षेत्र या वह विषय जिसमें किसी वस्तु के बाह्य कारक क्या हो जाएंगे, आपके बाह्य कारक हो जाएंगे द्रव्यमान, वेग, गति, चाल, और इसके बाद जो है ये सारी चीजें, घर्षण बल, और ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, बाह्य कारक हो जाएंगी। और आंतरिक कौन सी हो जाएगी, वह विषय जिसमें किसी वस्तु के आंतरिक कारकों का जो है उसकी क्रिस्टलीन संरचना का अध्ययन किया जाए, तो वो क्या किस में आ जाता है भाई, रसायन में आ जाता है। तो परिभाषा आपकी चाहे ये वाली देखिए, चाहे ये वाली देखिए, भौतिकी की परिभाषा बहुत आसान होगी आपकी। भौतिकी में क्या होगा, किसी वस्तु के बाह्य कारकों का, किसी वस्तु के बाह्य कारकों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाता है, भौतिकी विज्ञान कहलाता है। और किसी वस्तु के आंतरिक संरचना का अध्ययन करना, वो कैसा बना है, उसके कण कितने कितने छोटे छोटे बने हैं, और उसमें जो है कितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर जो है परमाणु है, उसकी संरचना कैसी है, ये सारे अंदर हमें जो है संरचना का अध्ययन करना है, अंदर देखना है। और जब बाहर की बात हो जाती, बाह्य कारक हो जाते, बाह्य कारकों का अध्ययन जब हो जाता है तो वो किस में आ जाता है भाई, भौतिकी में आ जाता है। किसी वस्तु के आंतरिक संरचना को जो अध्ययन करना है, बिल्कुल समझ ध्यान रखिए, जब बाह्य की बात होगी तो भौतिकी, जब आंतरिक की बात होगी तो क्या हो जाएगा, हमारा रसायन विज्ञान हो जाएगा। तो बिल्कुल टॉपिक यदि क्लियर नहीं है तो बताएंगे भाई,
तो इसको जो है, चूंकि इससे पता चलता है कि हमारा कितना समझ में आ रहा है, कितना आपको जो है समझ में आया कि नहीं आया, उसी अनुसार जो है पढ़ाया जाता है। तो अब आगे चलेंगे भाई, भौतिक विज्ञान की परिभाषा स्पष्ट हो गई। अब चलते हैं भौतिक राशियों पर। तो भौतिक राशि देखेंगे भाई। भौतिक राशि बिल्कुल ध्यान देंगे। भौतिक राशि हमने बताया था कि कोई वस्तु है, वस्तु के बाह्य कारकों का, बाह्य कारक कौन कौन से बताए थे, इसका द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान हो गया, और ये कितने समय से चल रहा है, समय हो गया, और इसकी प्रकार जो है चाल हो गया, वेग हो गया, ये सारी चीजें हमारी क्या है, भौतिक राशि हैं। तो अब भौतिक राशि होती क्या है एक्चुअली, इसको परिभाषित कैसे करेंगे। तो देखो, इनका जो है, इनका मापन किया जा सकता है। ऐसी राशियां जिनका किसी यंत्र के द्वारा मापन किया जा सके, वो कौन सी राशियां कहलाती है, हमारी भौतिक राशियां कहलाती हैं। ऐसी राशि जिनका किसी यंत्र के द्वारा क्या किया जा सके, मापन किया जा सके। तो यहां से सीधी परिभाषा, छोटी परिभाषा बनती है, ऐसी राशि ऐसी राशियां जिनका किसी यंत्र द्वारा मापन किया जा सके, ऐसी राशियां जिनका किसी यंत्र द्वारा मापन किया जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं। बिल्कुल ध्यान देंगे भाई। ये सारी राशियां क्या है, जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम किससे जो है, हमारे पास तुला होता है, तुला से जो है हम माप सकते हैं कितना केजी है हमारे पास द्रव्यमान। समय हो गया, समय के लिए वॉच होती, घड़ी होती है। तो ये यंत्र है, हो गए, यंत्र से क्या है, इनका मापन किया जा सकता है, इसलिए ये क्या है, ये सारी की सारी क्या है, हमारे पास भौतिक राशियां हैं। ऐसी राशियां जिनका किसी यंत्र द्वारा किसी मशीन द्वारा मापन किया जा सके, वो क्या कहलाते हैं, हमारा भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब इसमें एक दो राशियों का अपवाद है। सारी राशियां यंत्र के द्वारा मापन की जा सकती हैं। ऐसी राशियां, ये तो परिभाषा में के अनुसार है, ऐसी राशियां ये सभी राशियां हैं हमारे पास। ऐसी राशियां जिनका किसी यंत्र के द्वारा मापन किया जा सके, वो सारी क्या कहलाती है, हमारी भौतिक राशियां कहलाती हैं। इसमें दो राशियों का अपवाद है जिनको यंत्र के द्वारा मापा नहीं जा सकता है। कौन कौन सी भाई, भौतिक राशियों में विभव तथा एंट्रोपी, एंट्रोपी का यंत्र के द्वारा मापन नहीं किया जा सकता, यंत्र के द्वारा मापन नहीं किया जाता है, यंत्र के द्वारा मापन नहीं किया जाता है। यंत्र के द्वारा मापन नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल ध्यान दें भाई, परिभाषा सारी चीजों के लिए लागू होता है। ऐसी राशियां जिनका किसी यंत्र के द्वारा मापन किया जा सके, ऐसी राशियां जिनका किसी यंत्र के द्वारा मापन किया जा सके क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। और इसमें दो चीजें अपवाद हैं आपकी। कौन कौन सी चीजें अपवाद है भाई, इसमें दो चीजें अपवाद है भौतिक राशियों में, विभव तथा एंट्रोपी। भौतिक राशियों में कौन कौन सी, विभव और एंट्रोपी का यंत्र के द्वारा क्या है, मापन नहीं किया जा सकता है। विभव और एंट्रोपी का यंत्र के द्वारा मापन नहीं किया जा सकता है। विभव आपको 12वीं में पढ़ने को मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं 12वीं का। वोल्टेज होता है भाई, इसका जो है केवल परिवर्तन निकालते हैं कि विभव में कितना परिवर्तन हुआ, पहले विभव कितना था, अभी विभव कितना हो गया, परिवर्तन देखते हैं, बस हो गया वोल्टेज का जो है। और इसके बाद यहां से एंट्रोपी का भी किसी यंत्र के द्वारा मापन नहीं किया जा सकता है। ये एंट्रोपी आपका 11वीं में ही पढ़ने को मिलेगा, आगे टॉपिक आएगा। ये जो है ऊष्मा से संबंधित चैप्टर है, ये जो है डिसऑर्डरनेस डिफाइन करता है। जैसे हमारे पास मैटर रखा है, कोई जल रखा है, अभी जो है ये जल रखा है, ये सामान्य अवस्था में रखा है, तो इसको एंट्रोपी शून्य कहेंगे।
अभी मैटर क्या है इसमें कि जो है जो कण है जिसे मैटर कहते हैं, जो कण है वो सामान्य अवस्था में रखे, इसमें कोई हलचल नहीं है, डिसऑर्डरनेस, हलचल क्या कहते हैं भाई, डिसऑर्डरनेस, ऑर्डर में रखे हैं अभी, अभी डिसऑर्डरनेस नहीं है। जैसे इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे टेम्परेचर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, इसके मैटर क्या होते हैं भाई, इसके जो है ये जो कण है ये हलचल उत्पन्न होती है, इसमें जो ऑर्डर में थे, जो नियमित थे, वो अनियमितता व्यक्त हो जाती है, अनियमित हो जाते हैं, कहीं कोई कण इधर भागने लगा, कोई इधर भागने लगा, कोई इधर भागने लगा, तो इसमें क्या होता है, डिसऑर्डरनेस हो जाता है, अनियमितता हो जाती है। तो एंट्रोपी क्या है भाई, इट इज द डिसऑर्डरनेस ऑफ द मैटर, कह सकते हैं यह जो है अनियमितता होती है, किसी द्रव्य की क्या होती है, किसी मैटर की, किसी द्रव्य की क्या कहलाती है, अनियमितता को ही क्या कहते हैं, हम एंट्रोपी कहते हैं। इसका मापन यंत्र के द्वारा नहीं किया जा सकता भाई, ये जो है क्या होता है, केवल एक अनियमितता है, जिसमें ज्यादा अनियमितता उसमें जो है ज्यादा एंट्रोपी, जिसमें कम अनियमितता, जिसमें कोई अनियमितता नहीं है, बिल्कुल जो है चुपचाप रखें, कोई हलचल नहीं है, उसकी एंट्रोपी क्या होती है, शून्य होती है। इसलिए ताप बढ़ने से क्या होता है, ताप बढ़ाएंगे तो इनमें हलचल उत्पन्न होती है, इनमें जो है सभी कण एक, ये जो है जब जल को उबाला जाता है तो इधर उधर भागते हैं, तो ये क्या होती है, इनमें अनियमितता उत्पन्न होती है, अनियमितता से ही क्या होती है, एंट्रोपी बढ़ती है। तो सीधा सी इसकी परिभाषा जो है हिंदी में क्या होती है, ये जो है एंट्रोपी क्या है भाई, एंट्रोपी किसी द्रव्य या पदार्थ का अनियमितता होती है, या अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इट इज द डिसऑर्डरनेस ऑफ द मैटर। अब चलते हैं भाई, तो भौतिक राशि आपको समझ में आ गई है, तो अब आगे चलते हैं। तो भौतिक राशियां भाई क्लियर हो गया हमारा। अब चलते हैं इसमें देखते हैं, भौतिक राशि दो प्रकार की होती है मूल रूप से। भौतिक राशियां निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं। पहला नंबर है भाई मूल राशियां, दूसरा नंबर है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, पहला नंबर है आपका क्या भाई, मूल राशियां, दूसरा नंबर क्या, व्युत्पन्न राशियां। चलो मूल राशियों पर चर्चा करेंगे। तो मूल राशियां भाई देखेंगे, यहां से मूल राशियों पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। मूल राशियां वे राशियां होती है, मूल राशियों पर ध्यान देंगे। मूल राशियां वे राशियां होती हैं मूल राशियां वे राशियां होती हैं वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती, किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती। जैसे क्या है भाई, जैसे लंबाई हो गया, लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। तो अब ये हमारी क्या है भाई, ये मूल राशियां हैं, इनको व्यक्त करने के लिए किन्हीं दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे क्या है, लंबाई को व्यक्त करने के लिए हमें द्रव्यमान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम एक दूसरी राशि ले रहे हैं। जैसे हमारे पास जो है, यदि हम ले ले आयतन, जैसे आयतन क्या हो गया भाई, ये भी एक भौतिक राशि है। आयतन भी क्या है, एक भौतिक राशि है। किसी वस्तु के बाह्य कारकों का अध्ययन हो रहा है यहां से, तो आयतन क्या है आपका, भौतिक राशि है। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो अब यहां से ये हमारे पास क्या है भाई, इसमें तीन राशियों के ऊपर ये डिपेंड है। ये जो है ये क्या है, मूल राशि नहीं है, ये कितनी राशि, लंबाई हो गया, फिर से ये चौड़ाई, ये ऊंचाई हो गया। चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई होती है, चौड़ाई भी क्या होती है, एक प्रकार की लंबाई होती है। ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई है आपकी, ये जो है चूंकि मीटर में नापी जा रही है। तो ये तीन राशियों पर डिपेंड है, कोई राशि इधर उधर घट बढ़ गई। जैसे वेग हो गया, तो वेग भी क्या है, वेग बराबर होता है
वेग बराबर यहाँ से जो है चाल गुणे समय होता है, तो यहाँ से तो ये जो है वेग भी हमारे पास क्या है भाई, ये दो राशियों के ऊपर डिपेंड है, तो यहाँ से कंडीशन अलग बनती है। तो यहाँ से सॉरी भाई, ये फार्मूला थोड़ा सा गड़बड़ है। फार्मूला वेग बराबर होता है दूरी बटा वेग बराबर चाल बटा समय। सॉरी भाई, यहाँ से वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। दिमाग थोड़ा, विस्थापन अपान समय, वेग बराबर विस्थापन अपान समय होता है। तो अभी सारे फार्मूले यहीं पर क्लियर करेंगे भाई, सारे फार्मूले देखेंगे यहाँ से। तो यहाँ से वेग बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन भी एक जो है हमारे पास लंबाई होती है, चूंकि दो राशियों के बीच की जो है क्या है, एक जो है निश्चित दूरी होती है, एक जो है क्रमबद्ध दूरी होती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये भी एक लंबाई है, और समय भी एक क्या है हमारे पास, समय अलग भौतिक राशि है। तो ये दो राशियों से मिलकर बना है वेग। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ से कहने का मतलब ध्यान देंगे थोड़ा सा, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाती है, लंबाई और द्रव्यमान समय, ये 7 मूल राशियां होती है हमारे पास। अब चलते हैं भाई व्युत्पन्न राशि पर। व्युत्पन्न राशि कौन सी, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की जरूरत पड़ती है, या कह सकते हैं व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। तो यहां से वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, मिलकर बनी होती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तो बिल्कुल ध्यान दे थोड़ा सा भाई, ये कंडीशन क्या बनेगा यहाँ से, हमारे पास जो मूल राशियां, मूल का मतलब मूल राशियां ये स्वतंत्र हैं, ये जो है किसी से मिल के नहीं बनी है। मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो है जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती है, जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वतंत्र होती हैं, ये स्वतंत्र अपने में अकेले स्वतंत्र होती हैं, इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी और राशि की जरूरत नहीं पड़ती है। ये क्या कहलाती है, मूल राशि कहलाती है। और व्युत्पन्न क्या है, ये किसी से व्युत्पन्न होके उत्पन्न होके निकली हैं, अर्थात ये वे राशियां जिनको जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, वो क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे हमारे पास क्या ले लें, जैसे जो है भाई यहां से लिया जाए त्वरण, जैसे लिया जाए त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। तो यहां से जो है ध्यान देंगे थोड़ा सा, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन, वेग एक राशि हो गई भौतिक राशि, समय एक राशि हो गई, इन दोनों से मिलके, इन दोनों का जब भाग किया गया है, क्या इन दोनों से मिलके हमारा क्या बना है, त्वरण बना है। तो वे राशियां जिनको जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, मूल राशियों से मिलकर बनी होती है, क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती हैं। या ये जो व्युत्पन्न राशियां हैं, ये व्युत्पन्न राशियों से भी मिलकर कोई एक व्युत्पन्न राशि बन सकती है, दो व्युत्पन्न राशि से मिलकर क्या है, एक व्युत्पन्न राशि बन सकती है। जैसे यहां से क्या होता है भाई, जैसे हमारे पास जो है कोई भी फार्मूला ले ले, जैसे बल ले ले, यहां से बल बराबर क्या होता है, F बराबर m इंटू ए होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो यहां से द्रव्यमान तो हो गया आपका मूल राशि, लेकिन जो है त्वरण क्या है, त्वरण एक व्युत्पन्न राशि है। तो कोई कभी कभार क्या होता है, कोई दो व्युत्पन्न राशि मिला के क्या बनाती है, एक व्युत्पन्न राशि बनाती है, या अकेले जो है हमारे पास क्या होता है, दो मूल राशियां मिला के क्या बनती है, एक जो है व्युत्पन्न राशि बनती है। तो इसको जो है ध्यान देंगे थोड़ा सा, एक बार पुनः दोहरा के रिपीट करके इसको आगे बढ़ते हैं। मूल राशियां क्या होती हैं, वे राशियां, मूल राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने में क्या होती है भाई, स्वतंत्र होती हैं। जैसे लंबाई हो गया, लंबाई को व्यक्त करने के लिए किसी और राशि की आवश्यकता नहीं होगी, द्रव्यमान हो गया और समय हो गया, इस प्रकार मिला के 7 राशियां होती हैं। और व्युत्पन्न कौन सी, वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती है, वो कौन सी राशि कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अब आगे चलते हैं भाई, यहां से महत्वपूर्ण टॉपिक आपका आएगा जो कि विमीय विश्लेषण में उपयोगी होगा। ये अभी 9th का टॉपिक था, ये 9th का रिवीजन कराया जा रहा था भाई। अब यहां से जो है आगे आपका जो विमीय विश्लेषण से संबंधित उपयोगी है, तो मूल राशि कितने प्रकार की होती है, मूल राशियां 7 मूल राशियां होती हैं, मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं।
मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं तथा 2 पूरक राशियां होती हैं। पूरक राशियां तो यहां से जो है इसकी टेबल देख लें भाई। इसकी 7 मूल राशियां ये उपयोगी हैं, बहुत बिल्कुल ध्यान रखिए, इनको याद होनी चाहिए। ये 7 मूल राशियां आपको याद होनी चाहिए। पहली कौन सी हो गई? पहली लंबाई हो गई, लंबाई द्रव्यमान, लंबाई द्रव्यमान समय, लंबाई द्रव्यमान समय, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ताप, ताप भी एक भौतिक राशि है भाई। ताप, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, और क्या हो गया? ज्योति तीव्रता हो गई, ज्योति तीव्रता। पहला लंबाई हो गया, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। ये 7 मूल राशि आपको याद होनी चाहिए। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। लंबाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई? चूंकि अंग्रेजी नाम थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, चूंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अभी वीमा निकालने के लिए। चूंकि अंग्रेजी का ज्यादातर जो है जो वीमाएं हैं, अंग्रेजी के 2-3 वीमाएं अंग्रेजी के पहले अक्षर से शुरू होती हैं, तो इनको ध्यान रख लीजिए। लंबाई को क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं, लेंथ हो गया। द्रव्यमान को मास कहते हैं भाई। और इसके बाद समय को क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। और इसके बाद विद्युत धारा, विद्युत धारा का कोई उपयोगिता नहीं, बस यहां तक अंग्रेजी नाम की आपकी उपयोगिता है। तो इसको इलेक्ट्रिक कहते हैं और इसको टेम्परेचर कहते हैं, पदार्थ की मात्रा। तो यहां से जो है ज्योति तीव्रता हो गया। तो जो लंबाई है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, इन तीनों का अंग्रेजी नाम बिल्कुल ध्यान रखें। इसी के नाम के अनुसार, इसी के अंग्रेजी के पहले अक्षर के अनुसार आपकी क्या होती है? वीमा होती है। तो देखो लंबाई हो गया, ये आपकी भौतिक राशि हो गई। इधर क्या हो गया? मात्रक हो गया। तो मात्रक, और तीसरे कॉलम में क्या बनेगा आपका? तीसरे कॉलम में वीमा बनेगी। वीमा अब आएगा, अभी तक 9th में केवल आपका मात्रक देखते थे। तो लंबाई का मात्रक क्या होगा भाई? मीटर। लंबाई किससे मापते हैं? मीटर से नापते हैं। बेसिक इकाई क्या है आपकी? मीटर है। एसआई इकाई क्या है? मीटर है। तो इसका लंबाई का मात्रक, लंबाई की यूनिट क्या हो गई? मीटर हो गया। द्रव्यमान की यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम हो गई, किलोग्राम हो गई। समय की यूनिट क्या हो गया? सेकंड हो गया। समय किससे मापते हैं भाई? सेकंड से। विद्युत धारा को किससे मापते हैं? एम्पियर से। एम्पियर अंग्रेजी में इसे ए कहते हैं, ए लिखते हैं। जब भी जो है शॉर्ट नेम में यूनिट लिखते हैं तो इसे क्या लिखते हैं? एम्पियर, ए लिखते हैं। ताप की यूनिट क्या हो गई? ताप की यूनिट भाई केल्विन हो गई। केल्विन को के लिखते हैं, केल्विन। ताप की यूनिट क्या हो गई भाई? केल्विन हो गई। पदार्थ की मात्रा की यूनिट क्या हो गई भाई? मात्रक क्या हो गया? मोल हो गया। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो गया? कैंडिला हो गया, जिसे सीडी कहते हैं। अब इसकी भाई चलते हैं वीमा पर। वीमा याद होनी चाहिए, क्योंकि चैप्टर किसका चल रहा है? वीमी विश्लेषण का। इससे संबंधित एक सवाल आता है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में जरूर आएगा। और आगे भी बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर की वीमा जरूर पूछी जाती है। 1 नंबर क्या पूछी जाती है? वीमा। कौन किसी भी ईयर का पेपर आप उठा के देख लेंगे तो आपकी क्या मिलेगी? 1 नंबर की वीमा आएगी। तो अगले साल के लिए और इसी साल के लिए भी वीमी विश्लेषण चैप्टर अच्छे से जो है क्लियर करते हुए चलेंगे। तो लंबाई की वीमा देखो, इसका अंग्रेजी का पहला अक्षर क्या है? जो है लेंथ है, तो इसको क्या कहेंगे? एल कहेंगे। लंबाई की वीमा क्या हो गई? एल हो गई। द्रव्यमान, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मास कहते हैं। इसकी वीमा क्या हो गई? एम हो गई। बिल्कुल ध्यान रखें भाई। तो यहां से जो द्रव्यमान अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मास कहते हैं। मास की वीमा या द्रव्यमान की वीमा क्या हो गया? यम हो गया। समय को क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। टाइम की वीमा क्या हो गई? टी हो गई। अब यहां से विद्युत धारा, विद्युत धारा के जो मात्रक ए होता है, एम्पियर, यही इसकी क्या हो जाती है? वीमा हो जाती है। बिल्कुल यहां से ध्यान रखिए, विद्युत धारा का जो मात्रक है एम्पियर है। एम्पियर को जो है जब शॉर्ट रूप में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? यूनिट को, मात्रक को ए लिखते हैं। यही एम्पियर ही इसकी क्या हो जाएगी? इसकी क्या कहलाएगी? वीमा कहलाएगी, ए कहलाएगी। तो विद्युत धारा की वीमा क्या कहलाएगी? ए कहलाएगी।
और ताप यहाँ से केल्विन है, तो ताप की क्या कहलाएगी, यहाँ से ताप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई, टेम्परेचर कहते हैं। तो टेम्परेचर यहाँ हो गया, टी यहाँ हो गया, टाइम टी यहाँ हो गया, तो ये दोनों मैच कर जाएं। इसलिए ताप की जो वीमा होगी वो टी ना होके, अंग्रेजी के अक्षर के अनुसार टी ना होके यहाँ से क्या होगा, थीटा कहलाता है। बिल्कुल ध्यान से यहाँ से देखें भाई, ताप की जो वीमा होगी वो क्या कहलाएगी, थीटा। और पदार्थ की मात्रा की जो मात्रक है मोल, वही उसकी क्या हो जाएगी, वीमा। इसकी वीमा भी क्या कहलाती है, मोल कहलाती है। और ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है क्या, कैंडिला, वही उसकी वीमा हो जाएगी क्या, सीडी वीमा हो गई, कैंडिला वीमा हो गई। तो यहां से देखिए कितनी वीमाएं बनी, बिल्कुल जो शुरुआत की 3 वीमाएं हैं ये अंग्रेजी के पहले अक्षर के अनुसार होंगी। बिल्कुल ध्यान रखें भाई, जो शुरुआत की 3 वीमाएं हैं वो अंग्रेजी के पहले अक्षर के अनुसार होंगी। तो लंबाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेंथ, इसलिए इसकी वीमा यल हो गई। द्रव्यमान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मास, इसलिए इसकी वीमा यम हो गई। समय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टाइम, इसलिए इसकी वीमा क्या हो गई, टी हो गई। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, इसलिए इसकी वीमा क्या हो गई, ए हो गई। ताप अंग्रेजी में टेम्परेचर कहते हैं, लेकिन इसको जो है इसकी वीमा क्या कहलाएगी, ताप की वीमा टी, थीटा। और पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है मोल ही इसकी क्या हो जाएगी, वीमा। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडिला ही इसकी क्या हो जाएगी, वीमा हो जाएगी। तो आप मात्रक ध्यान रखिए, वीमा अपने आप बन जाएगा, क्योंकि लंबाई लेंथ की यल, द्रव्यमान की जो है मास की यम, टाइम की टी, विद्युत धारा का जो मात्रक एम्पियर, वही उसकी वीमा ए। केवल ताप आपको ध्यान रखना है, ताप की क्या हो जाती है, थीटा हो जाती है। पदार्थ की मात्रा की क्या होगी, मोल, और ज्योति तीव्रता की क्या होगी, सीडी हो गई। तो चलो भाई, अगली क्लास में हम जो है वीमा निकलवाना सिखाएंगे कि वीमी पहले फार्मूले बताए जाएंगे। अगली क्लास में फिजिक्स के जो बेसिक फार्मूले हैं, क्योंकि बेसिक फार्मूले यदि आपको याद हैं तो वीमा फिर बड़े आराम से आपको रटना नहीं पड़ता, बड़े आराम से निकल आती हैं। तो अगली क्लास में भाई जो है पढ़ाया जाएगा, आपका बेसिक फार्मूले पढ़ाए जाएंगे। फिर इसके बाद जो है बेसिक फार्मूले की सहायता से ही वीमा देखेंगे और जो है सारी राशियों की वीमा देखेंगे।